Hello everyone. So welcome to the another class of human anatomy and physiology. So we are in the another unit, that is reproductive system. So in continuation of last class, today we are going to discuss about the menstrual cycle, that is menstruation, जिसको हम commonly मासिक धर्म भी बोलते हैं, है ना, मासिक रक्तस्राव होता है जिसमें, राइट. सो इन आवर सिलेबस दिस टॉपिक इज गिवन एज ए फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन. हाँ, मतलब जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होने की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में हमारे सिलेबस में है. तो आई हैव प्रिपेयर्ड द नोट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, है ना. तो जो ये नोट है हमारा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, और मैंने इसको काफ़ी सिंपल तरीके से, एकदम सरल तरीके से रखा है ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो, है ना. हैविंग सेड दैट, विद दैट बैकग्राउंड, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, राइट. तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है विच इज टेकिंग प्लेस इन द फीमेल ऑफ एलिजिबल एज, है ना. एलिजिबल एज हम ऐसे एज ग्रुप को बोलते हैं कि जिस एज में जो फीमेल है, राइट, वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होती है, राइट. सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वो एक एज ग्रुप और जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना. तो दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ फिजियोलॉजी अमॉन्ग द फीमेल दैट टू ऑफ एलिजिबल एज, राइट. तो लेट्स सी द डेफिनेशन की मेंस्ट्रुएशन है क्या. हाँ, मेंस्ट्रुएशन इज अ साइक्लिक मतलब ये रिपीट होता रहता है. शेडिंग ऑफ फंक्शनल लेयर. फंक्शनल लेयर मतलब क्या होता है, जो हमने यूटेरस की एनाटॉमी में देखा, जो यूटेरस का जो इंटरनल लेयर है जिसको हम इंडोमेट्रियम बोलते हैं, है ना, वो क्या कर रहा है कि जैसे जैसे हार्मोनल एक्टिविटी बढ़ रहा है ना, तो वहां पे कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस जो है वो आ रहे हैं, है ना, ब्लड सप्लाई बढ़ रहा है. तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि ये जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल हो जा रहा है. किस चीज के लिए फेवरेबल हो जा रहा है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पे जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट आके इसमें इम्प्लांट हो सके, हैं, उसके लिए ये जो इंडोमेट्रियम है ये फेवरेबल बनता है. तो ये जो फेवरेबल बनाने का काम है वो बेसिकली इंडोमेट्रियल लेयर का है, राइट. तो ये जो लेयर है इसलिए हम इसको फंक्शनल लेयर बोल रहे हैं. होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. ऑफ द इंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूटेरस अकम्पनीड बाय ब्लीडिंग, है ना. अगर यहाँ पे अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म और ओवम का मिलन नहीं हुआ, तो वो टाइम पे क्या होगा, एक समय के बाद ये जो ये फीमेल का जो ये प्रिपेयर्ड इंडोमेट्रियम है, क्योंकि वहां पे इम्प्लांट के लिए कोई भी जाइगोट नहीं आया, तो वो धीरे धीरे सेड होना चालू हो जाएगा. हाँ, वो सेड मतलब वो टूटना चालू हो जाएगा. तो विच विल लीड टू द ब्लीडिंग अकरिंग अप्रोक्सीमेटली एवरी 28 डेज. अगर फीमेल का हेल्थ नॉर्मल है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम नॉर्मल है, उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, वो अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं, और जो उसके बॉडी में जो सेक्स हार्मोन्स है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज ये जो साइकिल है वो 28 डेज का होता है. हर 28 डेज में पीरियड्स रिपीट होते हैं इन फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, है ना. ये जो डेज है जो हमने 28 डेज बोला, इसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन ले सकते हैं. तो किसी किसी में, है ना, नॉर्मल, अगर कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है, सी इज नॉट हैविंग एनी पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन, तो ऐसे कंडीशन में भी कभी कभी पीरियड्स थोड़ा जल्दी आ सकते हैं, एक हफ्ता आगे या एक हफ्ता पीछे भी हो सकता है. अगर नॉर्मल है तो मोटा मोटी 4 हफ्ते में ये जो साइकिल है वो रिपीट होता रहता है. तो ये साइकिल, है ना, जहाँ पे यूटेरस का जो फंक्शनल लेयर है जिसको हम इंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो सेड होकर ब्लीडिंग होता है एवरी 28 डेज में. तो इस जो साइक्लिक प्रोसेस है, इस साइक्लिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. तो ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये लार्जली इट इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोनल इंटरेक्शंस, है ना. जो सेक्स हार्मोन्स है वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसमें डिपेंड करता है ना. तो ये जो हार्मोन है ये जो है ओवरी से प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट. किसके कहने पे हो रहे हैं, दिस इज ऑल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना. ये जो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स किसके इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, हाइपोथैलेमस के. जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी एक्सेस है इसमें फीमेल के केस में, है ना. तो ये जो पाथवे है, हार्मोनल पाथवे है, वो फीमेल पे मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है रेगुलेट करता है.
इसका मतलब मैं सिंपल टर्म में समझा देता हूँ कि अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होना है तो ओवरी को भी सही तरीके से काम करना पड़ेगा, और ओवरी को जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के जरिए सही तरीके से इसको हार्मोन सिक्रेशन के लिए इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के काम को हाइपोथैलेमस को मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर ये तीन सही कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नॉर्मल रहेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट फेज है ना। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखें तो हम इसको 4 डिफरेंट फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग बेसिस के लिए। तो हमारा जो सबसे पहला फेज हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज हम ऐसे फेज को बोलते हैं जहां पे एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, मतलब जो इंडोमेट्रियम लेयर है वो लेयर सेड हो रहा है और वहां से ब्लीडिंग हो रही है, राइट। तो दिस इज द फेज ऑफ एक्टिव ब्लीडिंग। तो ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, ओके, सो ये जो ड्यूरेशन है मेंस्ट्रुअल का, जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में अराउंड 30 ml से लेके 80 ml तक ब्लड निकल सकता है अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं, है ना। किसी में ये कम भी हो सकता है, वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, किसी में ये ज्यादा भी होता है, वो भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। तो अगर नॉर्मल सब कुछ चल रहा है तो वहां पे 30 से लेके 80 ml तक ब्लड जो है वो निकलता है 5 दिन में। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जो इंडोमेट्रियल लेयर है उसकी सेडिंग हो रही है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है। इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर डिक्रीजेस। तो ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है इसमें क्या होता है, इस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जो सेक्स हार्मोन है, वो बहुत कम अमाउंट में रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियल लेयर है ना, इसमें का जो वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। जैसे ये वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो जो ब्लड सप्लाई है इंडोमेट्रियम को, वो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। जैसे ही इंडोमेट्रियम लेयर को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो ये इंडोमेट्रियम लेयर को प्रॉपर अमाउंट में जो लेयर बनी है, जो बेड बनी है, उसको सस्टेन करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसके लिए न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो ये जो इंडोमेट्रियम लेयर है वो श्रेड होके गिरना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज हमको देखने को मिलता है। होप ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही मेंस्ट्रुअल खत्म हो जाता है 5 दिन में, जैसे जैसे ब्लीडिंग आना बंद हो जाता है, ऑलमोस्ट बंद हो जाता है 6 डे से, तो वो टाइम पे फिर एक नया फेज चालू होता है जिसको हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। फॉलिकुलर फेज इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो फॉलिकल रहते हैं फीमेल पे, वो फॉलिकल धीरे धीरे मैच्योर होना चालू होते हैं, या फिर हम उसको प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो एग है वो प्रोलिफरेशन करना चालू कर रहा है और जो इंडोमेट्रियम है वो फिर से दोबारा से एक बेड बनाना चालू कर रहा है, इसलिए हम इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं या फिर फॉलिकुलर फेज बोल सकते हैं। ये ओवम के पर्सपेक्टिव से हुआ, ये यूट्रस के पर्सपेक्टिव से हुआ। तो ये कितने तक चलता है, ऑलमोस्ट 6 दिन से लेके 14 दिन तक जो है ये फॉलिकुलर फेज रहता है। इसमें क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम लेयर पे श्रेडिंग हुई है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है ना, वो इंडोमेट्रियम जो है वो रिपेयर होता है, अब वो रीजनरेट होना चालू होता है, ब्लड सप्लाई जो है धीरे धीरे बढ़ती है, हार्मोनल लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ता है। ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल, अगर हम ओवरी में देखेंगे तो जो ओवरी में जो इमेच्योर एग रहते हैं, हमने पहले ही एनाटोमी में डिस्कस कर लिया कि फीमेल पे उम्ब से ही इमेच्योर एग रहते हैं, है ना। तो वो एग फिर धीरे धीरे मैच्योर होना चालू होता है। अब धीरे धीरे क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ रहे हैं ओवरी से जो निकलता है, और ये इसको बढ़ाने का काम जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। इसलिए हमने बोला है कि पहले हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरी सही तरीके से काम करेगी तो मेंस्ट्रुअल सही रहेगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं 12, 13, 14 डे में क्या होगा, धीरे धीरे इंडोमेट्रियम जो लेयर है वो थिक होना चालू हो जाएगा, है ना, एक अच्छी सी कुशन बन जाएगी ताकि उसमें जाइगोट आके इम्प्लांट हो सके अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना। तो ब्लड वेसल्स इसमें बढ़ जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई बढ़ जाते हैं, बहुत सारे ग्लैंड डेवलप होते हैं और इंडोमेट्रियम लेयर जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये जो प्रिपरेशन हो रहा है ना यूटेरस का, इम्प्लांट हो जाए अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो ये जो प्रिपरेशन फेज है इसको हम प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। अगर हम ओवरी में एग देखें तो उसको हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। होप ये सेकंड फेज आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड फेज जो होता है वो होता है ओवुलेशन फेज। ओवुलेशन फेज इन एंड अराउंड 2 हफ्ते बाद में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के, है ना। अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस होकर 12 से 16 दिन तक भी जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जो मैच्योर ओवम है जो ओवरी से रिलीज होता है ना, वो मैच्योर ओवम रिलीज होता है। फिर रिलीज होने के बाद क्या होता है कि वो फिमरी के तरीके से आके इन्फेंटिबुलम उसको कैच करेगा और वो फिर एम्पुला में आएगा। अगर वो टाइम पे इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या फिर कपुलेशन होता है, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जो क्या होगा यूट्रस में आके
इम्प्लांट होके प्रेगनेंसी रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाएगा। तो बेसिकली इस टाइम पे क्या होगा, जो LH होता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। ल्यूटिनाइजिंग मतलब जो ओवुलेशन कराता है, मतलब ग्रिफिन फॉलिकल को रप्चर करा के वहां से ओवम को प्रोडक्शन करता है, तो वो जो हार्मोन है उसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो रिलीज होता है जिसके इन्फ्लुएंस में ओवुलेशन होता है। और ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है, ग्रेफियन फॉलिकल मतलब जो मैच्योर वाला फॉलिकल है वो रप्चर होता है जहां से ओवम रिलीज होता है, और ये ओवम जो है फिमरे के द्वारा इन्फेंटिबुलम पे आ जाता है, वहां से धीरे धीरे एम्पुला में आता है। अगर स्पर्म है तो वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं है तो ये जो एग है ये धीरे धीरे यूट्रस में आएगा और फिर वहां से मेंस्ट्रुअल फेज में निकल जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मतलब प्रेगनेंसी नहीं रही तो, राइट। नाउ इन द फोर्थ स्टेज, दिस स्टेज इज कॉल्ड सिक्रेटरी फेज, या फिर इसको हम लुटियल फेज बोलते हैं। इसको हम लुटियल फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन होता है। सिक्रेटरी फेज इसलिए बोलते हैं कि इसमें अगर प्रेगनेंसी रह गई, हाँ, तो ये जो फेज है ये हम प्रेगनेंसी रहने की बात कर रहे हैं। अगर प्रेगनेंसी रह गई तो वहां पे फिर हार्मोन सिक्रीट होना चालू होते हैं, इसीलिए हम इसको सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। स्पेशली प्रोजेस्टेरोन की हम बात कर रहे हैं तो ये जो है डे 15 से लेकर डे 28 तक चलते हैं। जो लास्ट के 2 हफ्ते रहते हैं वो जनरली लुटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज रहते हैं। इसमें क्या होता है, कॉर्पस लुटियम जो है वो बनता है। ये जो कॉर्पस लुटियम है, तो ये जो कॉर्पस लुटियम है अब ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना चालू करता है, और जो एस्ट्रोजन है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है ना, मॉडरेट लेवल पे आ जाता है। अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन ज्यादा बढ़ रहा है। इंडोमेट्रियम जो है वो ज्यादा से ज्यादा थिक होता है, इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ता है ना, ग्लैंड्स बहुत प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट को इम्प्लांट होना होता है, इसलिए ये रैपिडली थिक होना चालू होता है ना। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर ये क्या हो गया, जो कॉर्पस लुटियम है वो कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता रहेगा और प्रेगनेंसी जो है वो सस्टेन होती रहेगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है ना, तो ओवुलेशन फेज में अगर स्पर्म की एंट्री नहीं हुई और वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा, ये जो कॉर्पस लुटियम है ये धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा, ये सस्टेन नहीं हो पाएगा। ये प्रेगनेंसी के रिस्पॉन्स में ही सस्टेन होता है। जैसे ही ये डीजनरेट हो जाएगा तो क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरोन है वो प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन कम होने की वजह से जो ब्लड सप्लाई है यूट्रस में वो कम हो जाएगी, है ना। अब मीन टाइम पे एस्ट्रोजन भी कम हो जाएगा, और जैसे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो जो ये बेड प्रिपेयर हुआ है ना इम्प्लांटेशन के लिए, वो बेड रप्चर कर जाएगा, वो श्रेड कर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। तो अभी हम कहाँ पे पहुंच गए, फिर से हम पहुंच गए मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। तो ये फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा 5 दिन तक, है ना, जहां पे पूरा जो इंडोमेट्रियम लेयर है वो शेडिंग हो रहा है। इसको होने के बाद फिर फॉलिकुलर फेज चालू होगा, जहां पे यूट्रस प्रोलिफरेशन कर रहा है या फिर ओवम जो है वो फॉलिकल्स मैच्योर कर रहा है। फिर थर्ड फेज आएगा जहां पे ये रिलीज होगा, एग रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा, उसको हम ओवुलेटरी फेज बोलते हैं, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिस्पॉन्स में होता है ना। फिर उसके बाद में आता है लुटियल फेज, जहां पे कॉर्पस लुटियम बनता है। अगर प्रेगनेंसी सस्टेन है तो फिर ये आगे बढ़ता रहता है, प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर नहीं है तो फिर जो कॉर्पस लुटियम है वो डीजेनरेट होता है, जिसकी वजह से जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल घट जाएगा और ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगा, और फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, है ना। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, ये मेंस्ट्रुअल फेज है, फिर प्रोलिफरेटिव फेज है ना, फिर ओवुलेशन फेज है ना, फिर लुटियल फेज है ना। अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी आ गई तो ये प्रेगनेंसी में चले गया, प्रेगनेंसी आ गई तो ये प्रेगनेंसी में चले गया, अगर नहीं आई तो फिर ये मेंस्ट्रुअल फेज में जाएगा, और ये जो साइकिल है ये चलता ही रहेगा। होप आपको जो ये फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन है ये अच्छे से समझ में आ गई हो, राइट। होप ये क्लास आपको अच्छा लगा हो और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, और आप इसको एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख पाओगे, है ना। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, राइट। हैविंग सेड दैट, तो ये था आज का हमारा टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो जो अभी हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे उसमें हम कोई नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, है ना। टिल देन इसको अच्छे से पढ़िए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास, सी यू इन द अनदर क्लास, थैंक यू।